आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 229वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं औपनिवेशिक काल में बनाया गया राजद्रोह कानून कैसे समाप्त किया जाएगा। प्रजातांत्रिक देश में राजद्रोह कानून की उपयोगिता पर लगातार ही सवालिया निशान लगते आए हैं। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 229वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। राजद्रोह कानून को समाप्त करने के संबंध में देश की शीर्ष अदालत में लगाई गई याचिकाओं पर शीर्ष अदालत का रुख काफी सख्त नजर आने लगा है। ये आपके हमारे सभी के सामने स्थितियां आ रही हैं। शीर्ष अदालत ने 5 मई को इस मामले की सुनवाई आरंभ करने की बात कही है। 5 मई के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। सुनवाई टालने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किए जाने की बात भी शीर्ष अदालत के द्वारा कही गई है। लंबे समय से इस बारे में अनेक बातें कही जा रही हैं और शीर्ष अदालत ने भी अपनी टिप्पणियों में यह उसके शीर्ष अदालत अपनी टिप्पणियों में यह भी कह चुका है कि औपनिवेशिक काल के इस कानून को अब जारी रखना तर्कसंगत कतई नहीं होगा। राजद्रोह कानून, देशद्रोह कानून दो अलग अलग हैं, पर दोनों को जब भी राजद्रोह कानून की बात आती है देशद्रोह कानून का भी उसमें नाम लिया जाता है। बहरहाल ब्रितानी हुकूमत के संदर्भ में अगर इस धारा को देखा जाए तो ब्रिटिश हुकूमत के सरमायादारों द्वारा उस समय लेख और भाषणों के जरिए अंग्रेज सरकार की तल्ख शब्दों में होने वाली आलोचना और उसके कारण उठने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उठने वाले ज्वार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज को दबाने के लिए इसका बेजा उपयोग किया जाता था। जब देश में प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी है और हर किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी है, तब इस तरह की धारा का उपयोग क्या बचा है? क्या इस तरीके की धारा का उपयोग अब होना चाहिए? इस पर देशव्यापी बहस जारी है। देखा जाए तो जिस भी सूबे में या केंद्र में जिस भी दल की सरकार होती है, उसके द्वारा विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग क्या, इसे दुरुपयोग कहेंगे, दुरुपयोग किया जाता है इस धारा का प्रयोग करने में। इसका मकसद बहुत ही, जो इस धारा का मकसद है 124A, बहुत ही मुफीद साबित होता है। आईपीसी की धारा 124A उन शब्दों अथवा कार्यों के लिए 3 साल से लेकर आजीवन सजा का प्रावधान करती है जो सरकार के खिलाफ नफरत, विद्रोह, अवमानना जैसे कामों को संपादित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वैसे भी नफरत, विद्रोह और अवमानना जैसे शब्दों का बहुत व्यापक अर्थ होता है, ये व्यापक अर्थ रखते हैं अपने आप में। इसलिए ये सारी चीजें ये जो बातें हैं, इसका दुरुपयोग करने की, वो शब्द का बहुत बड़ा विस्तारित अर्थ होता है, इसलिए बहुत आसानी से हो जाता है। जब भी राजद्रोह की बात आती है तो देशद्रोह शब्द का प्रयोग अमूमन कर दिया जाता है, जबकि दोनों के अर्थ ही पृथक पृथक है। यदि कोई व्यक्ति सरकार विरोधी बातें लिखता या बोलता है या फिर ऐसी बातों का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है या फिर संविधान को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124 के तहत राजद्रोह का मामला दर्ज किया जाता है। राजद्रोह कानून को 1870 में ब्रितानी अफसर जेम्स स्टीफन के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेज जब आए थे तो वे खुद की जो आलोचना बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए उनके द्वारा इसके शमन के लिए ये कानून बनाया गया था। अब बात की जाए देशद्रोह की। अगर देशद्रोह के बारे में हम आपको बताएं तो देशद्रोह
में सरकार को कानूनी रूप से चुनौती देना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाना या इसके अलावा उसमें बदलाव के लिए मांग करना देश के हर नागरिक का अधिकार होता है, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन गैर कानूनी तरीके से सरकार का विरोध देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये देशद्रोह और राजद्रोह दोनों के मूल अंतर जो हम आपको बता रहे हैं, पर लोग देशद्रोह और राजद्रोह को एक ही तराजू में तौलते हैं जब इसका प्रयोग करते हैं बोलते समय। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति के द्वारा सरकार को असंवैधानिक तरीके से पलटने, सत्ता पलट की बात जब आती है तो कार्य किया जाता है तो उसे राजद्रोह करार दिया जाता है। जबकि जब किसी व्यक्ति के द्वारा देश के नुकसान के कार्य को अंजाम दिया जाता है या ऐसी कोई योजना बनाई जाती है तो उसे देशद्रोह कहा जाता है। ये मूलतः देशद्रोह और राजद्रोह के बीच मूलतः अंतर यह है। देश की शीर्ष अदालत के द्वारा एक बार फिर से राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर सुनवाई होना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है। वैसे राजद्रोह कानून को लेकर पिछले साल जुलाई में शीर्ष न्यायालय ने अहम टिप्पणी की थी। इस बारे में पिछले साल जुलाई में शीर्ष न्यायालय के द्वारा बहुत अहम टिप्पणी की गई थी, जिस टिप्पणी को आपने देखा, सुना और पढ़ा भी होगा। उस समय सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने पूछा था, सरकार से पूछा था कि आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की जरूरत क्यों है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एक औपनिवेशिक कानून है, ये स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया था। इस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया गया था। क्या आजादी के 75 सालों बाद भी इस कानून की आज जरूरत है? देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा बहुत से कानून समाप्त किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर रोज वे एक कानून समाप्त करेंगे और लगभग 1500 कानून अब तक समाप्त हो गए जो किसी उपयोग के नहीं थे। इस दौरान सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने कहा था कि सरकार कई सारे पुराने कानूनों को निरस्त कर रही है, फिर धारा 124A निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है। इस पर उस समय अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि कानून को निरस्त करने की जरूरत नहीं है। ये अटॉर्नी जनरल के द्वारा कहा गया था। उनके द्वारा कहा गया था कि इसके लिए एक गाइडलाइन बनानी चाहिए ताकि कानूनी मकसद पूरा हो सके। जो कानून बना है उसका मकसद पूरा हो सके, इसके लिए एक गाइडलाइन बनाने की उन्होंने मांग भी की थी। इस कानून का अगर इतिहास देखा जाए तो ये कानून सबसे पहले 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आया था। उस दौरान सरकार विरोधी आंदोलनों के शमन के लिए हुक्मरानों के द्वारा इसका उपयोग किया गया था। इसके बाद जब भारत पर ब्रिटानियों का कब्जा हुआ, ब्रिटानियों ने भारत पर कब्जा जमाया, शासन चालू किया, तब स्वाधीनता आंदोलन तेज हुआ उस दौरान, तब इसका उपयोग भारत में भी आंदोलन के शमन के लिए किया जाने लगा। स्वाधीनता आंदोलन में लोग भाग न ले पाए, इसलिए इस कानून को उस समय भी लागू करके और बहुत सख्ती से इसका पालन कराया जाता था। आजादी के बाद अनेक नेताओं ने देशद्रोह कानून को समाप्त करने की वकालत भी की थी। इसके बाद 124A को इसमें जोड़ा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब उनके द्वारा 1951 में अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बोलने की आजादी सीमित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि बोलने की आजादी पर तर्कपूर्ण प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। ये उस समय प्रावधान किया गया।
इसके बाद जब 1974 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में देशद्रोह को संज्ञेय अपराध बनाया जाकर और उस दौरान पुलिस को ये अधिकार दिए गए थे कि वो बिना वारंट इसके आरोपी को पकड़ सकती है। 1962 में बिहार निवासी केदार सिंह के भाषण पर शीर्ष अदालत के द्वारा कहा गया था कि सरकार की आलोचना मात्र से राजद्रोह का प्रकरण नहीं बनता। इस मामले में व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब हिंसा भड़कती हो। यह आदेश नजीर बना और धारा 124A के प्रकरणों में इसे बतौर मिसाल पेश किया जाता है, आज भी पेश किया जाता है। केंद्र सरकार की एक एजेंसी NCRB के आंकड़े अगर आप देखें तो उन आंकड़ों में 2016 से 2020 के बीच 5 साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो देशद्रोह के 322 मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें से 322 मामलों में 422 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस दौरान 422 लोगों को गिरफ्तार किया गया 322 मामलों में, पर सिर्फ 12 लोगों के ऊपर देशद्रोह का मामला आरोप साबित हो पाया और उन्हें सजा दी गई। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस देश की शीर्ष अदालत द्वारा जब इस मामले में सुनवाई की जानी है तो उस सुनवाई के उपरांत बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। लिमटी की लालटेन के 229वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो रोजाना दोपहर 2 बजे और रविवार को सुबह 7 बजे लिमटी की लालटेन का प्रसारण किया जाता है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और साई न्यूज के चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। लिमटी की लालटेन के 229वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। 230वां एपिसोड लिमटी की लालटेन का हम लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।